नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शक्ति एकेडमी में। आपकी क्लास में आज भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। चार्टर एक्ट आपके पिछली क्लास में समाप्त हो गए थे, तो भारत शासन अधिनियम, इसको हम ताज का शासन क्यों कहते हैं? जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति से पहले जो यहाँ के गवर्नर जनरल है, उन्होंने बहुत अधिक अत्याचार किया। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, उसने तो सारी हद पार कर दी दमन की। किस तरह से दमन किया? राज्यों को छीना, जिस राजा के बच्चे नहीं होते थे वो गोद नहीं ले सकते थे। इस तरह से उसने कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से जनता त्रस्त हो गई थी और 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद जब ये बात महारानी तक पहुंची ब्रिटेन में, तो उन्होंने भारत शासन अधिनियम पास किया। भारत शासन अधिनियम में उन्होंने 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत पत्र भेजा, जिसको 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। इसमें कहा गया कि पूर्व में जो भी कार्यक्रम किए जा रहे थे वे सारे समाप्त किए जाते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रशासन का कार्य नहीं करेगी, वह व्यापारिक कार्य केवल देखेगी, और भारत का शासन अब ब्रिटेन के राजा के हाथों से होगा। और द्वैध शासन जो राज्यों में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू किया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल समाप्त कर दिए गए, और ये कहा गया अब कोई भी राजा के ऊपर हमला नहीं होगा, किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं होगा। इस तरह से भारत शासन अधिनियम में ये सारी बातें कही गई, और बताया कि अब जो है भारत पर शासन ब्रिटेन के राजा का होगा। लेकिन ब्रिटेन के राजा तो ब्रिटेन में बैठे हैं, भारत में कैसे वो है शासन देखेंगे? इसके लिए राजा के एक प्रतिनिधि को यहाँ पर नियुक्त किया गया, उसको वायसराय कहा गया। और ये वायसराय भी जब यहाँ रहेगा, सेना उसके हाथ में होगी, तो वह भी गलत काम ना करे, जनता का दमन ना करे। इसके लिए ब्रिटेन का एक मंत्री को इसका राज्य सचिव बनाकर इसकी देखरेख करने के लिए कहा गया। ब्रिटेन के मंत्री होते थे, उन्हें राज्य सचिव भारत का बनाया गया, और वे इन पर निगरानी रखने के लिए बनाए गए थे। इस तरह से 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ये वायसराय का पद आया, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद 1861 का भारत का शासन अधिनियम आया। 1861 के भारत शासन अधिनियम में बताया गया कि इसमें विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। विभागीय प्रणाली मतलब मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। अकेला वायसराय ये चीज़ें नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए विभागीय प्रणाली, इसके विभाग में अलग अलग प्रणाली बनाई जाए, मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ वायसराय को दी गई, कि कोई भी अध्यादेश वायसराय जारी कर सकता था। और आईपीसी की धाराओं को बनाया गया। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धाराओं को किसके तहत बनाया गया? तो 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया। दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन दोनों चीज़ों में क्या होता है? आईपीसी, इसमें अपराध की परिभाषा होती है। आईपीसी के तहत अपराध की परिभाषा कि किस अपराध में, कि कौन सी आईपीसी की धारा किस अपराध के लिए है, अपराध की परिभाषा। जैसे आप देखते हैं कि आईपीसी की धारा 144, उसकी परिभाषा दी गई, ये जब लागू होती है तो 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आईपीसी की धारा 302, 307, 376, इस तरह से ये आईपीसी के अंदर अपराध की परिभाषाओं को बताया गया।
और सीआरपीसी में कि किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाए। अपराध के लिए दंड, अपराध के लिए कितना दंड दिया जाए, ये सीआरपीसी में बताया गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और इसके बाद 1892 का भारत शासन अधिनियम, गलती से शायद पिछली क्लास में 1893 का भारत शासन अधिनियम मैंने बोल दिया था, उसको आप करेक्ट कर लें। भारत शासन अधिनियम 1892, इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, जो चुनाव की प्रणाली थी वह प्रारंभ की गई किसके द्वारा? 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो, यहाँ दो नाम हैं, एक मार्ले हैं एक मिंटो हैं। तो मार्ले ये भारत के राज्य सचिव थे, ये राज्य सचिव थे, आपको पहले बताया है कि ये वायसराय के निगरानी के लिए रखे गए थे। और मिंटो ये भारत के वायसराय थे, वायसराय। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये अधिनियम शॉर्ट में लिख दिया है, जगह कमी थी। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम कहीं कहीं नहीं लिख के आता है, तो लिख के आएगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो आप बताएंगे 1909 में। तो मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इन्होंने बहुत ही गलत ये अधिनियम लाए थे। अपने लिए तो उनके लिए अच्छा था, क्योंकि 1857 की क्रांति वो देख चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा अब इनकी यहाँ के हिंदू मुस्लिम जनता की एकता तोड़ी जाए। ये हिंदू मुस्लिम आज से नहीं हो रहा, ये इसकी नींव रख गए थे अंग्रेज। इन्होंने फूट डालो राज करो, कि जब आपस में लड़ाएंगे तभी हम यहाँ ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। नहीं तो इन्होंने देख लिया था कि 1857 की क्रांति वो दब गई थी, लेकिन एक तरह की आग लग चुकी थी। तो 1900 और इसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हो गई थी। तो इन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा दिन हम रह नहीं पाएंगे, इसके लिए इन्होंने ये मार्ले मिंटो सुधार लाए। इसमें इन्होंने फूट डालो राज करो के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया और बताया कि मुस्लिमों का निर्वाचन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। और इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो यहाँ भी मॉन्टेग्यू थे, ये राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे भारत के। इन्होंने यहाँ मुस्लिम और हिंदू का पृथक निर्वाचन कर दिया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया। इसके बाद इन्होंने यहाँ बौद्ध और सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया। यहाँ कुछ अलग किए, लेकिन 1916 में ये चीज़ हिंदू मुस्लिम लीग एक हो गई थी। ये सभी हिस्ट्री में आएंगे। तो इसके बाद इन्होंने बौद्ध और सिखों में पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1919 भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत दिया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। बस ये चीज़ इन्होंने यहाँ अच्छी दी थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। महिलाओं को पहले अधिकार हमारे भारत में बहुत ही कम थे, और इस तरह से ये काम मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ये महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। राज्यों में द्वैध शासन लागू किया, इसके दो विषय बनाए। ये सबसे पहले राज्यों में द्वैध शासन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू किया गया था, लेकिन यह द्वैध शासन जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो इस राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1919 भारत शासन अधिनियम में फिर से राज्यों में द्वैध शासन को लागू किया गया, और इसके दो विषय बनाए गए, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिए और आरक्षित विषय ये वायसराय या अंग्रेजों के पास थे।
तो हस्तांतरित विषय में क्या हो सकता है, बस जनगणना, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, ये सब हस्तांतरित विषय में थे। और आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, जो मेन चीज़ थी वो इन्होंने लेनी थी इनको, क्योंकि ये राज्य कर रहे थे। इस तरह से 1919 का भारत शासन अधिनियम हुआ। और 1935 का भारत शासन अधिनियम ये आया, इसमें राज्यों को द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ये राज्यों के द्वैध शासन को 1935 में समाप्त किया और केंद्र में लागू किया गया। अब इसके बाद फिर से लाहौर अधिवेशन हुआ। उसके बाद 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और काफ़ी चीज़ें अब भारतीयों के हाथ में हो चुकी थी। और इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत चल रही थी, जो 1939 में शुरू हुआ था, तो यहाँ पे भारतीयों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इन्होंने सोचा कि इनकी सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में ले जाएंगे, तो कहा कुछ छूट दी जाए तो यहाँ के जो लीडर हैं वो मानेंगे, लेकिन यहाँ के लीडर भी कम नहीं थे। इन्होंने जब राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त किया तो उन्होंने कहा अब हमें केंद्र में भी आधी हिस्सेदारी चाहिए। तो ये इन्होंने केंद्र में लागू किया, ये इनको पूरा मिल गया। राज्यों का द्वैध शासन समाप्त हुआ और केंद्र में लागू हुआ। लेकिन अंग्रेज भी कम नहीं थे। इन्होंने भारत की शक्ति को कम करने के लिए 1935 में बर्मा, जो इस टाइम इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसको 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया। और जब राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हुआ तो प्रांतीय चुनाव 1935 में कराए गए। भारत शासन अधिनियम ये बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है। इसका लगभग 75 से 80% भाग हमारे संविधान में ज्यों का त्यों लिया गया है, या थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके इस भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब खाका तैयार करना। जब आप लोग कोई चीज़ बनाते हैं या आपकी बुक आती है तो फर्स्ट पेज में इंडेक्स होता है या उसमें लिखा जाता है कि इस चीज़ में क्या क्या है। तो इस तरह से इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थीं। तो इस तरह से ये आपके भारत शासन अधिनियम समाप्त हुए। और अब क्रिप्स मिशन आएगा, वो आपका हिस्ट्री में कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन है और स्वतंत्रता अधिनियम है। और कहाँ जैसे 80% 75 से 80% भाग अपने संविधान में भारत शासन अधिनियम से लिए गए, तो बाकी चीज़ कहाँ से आई, ये संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया, जो बचा है इसका थोड़ा बहुत, और संविधान के स्रोत, इनको अगली क्लास में लेके आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद साथियों।